नाजरीन, दज्जाली ताकतें तुर्की का रास्ता रोकने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये हो ही नहीं सकता था कि दज्जाल को मसीहा मानने वाले यहूदी खिलाफत उस्मानी की बहाली में रुकावट पैदा न करते। तुर्की के उठते कदमों को रोकने के लिए दज्जाली ताकतें अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मैदान अमल में उतर चुकी हैं। अब ये दज्जाली ताकतें अपने नए हथियार यानी मसनूई जल्जले पैदा करने वाली हार्प टेक्नोलॉजी से दुनिया को तबाह करने का मंसूबा शुरू कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल तुर्की और मुल्क शाम में आने वाला होलनाक जल्जला है। नाजरीन, तुर्की को तबाह करने और खिलाफत उस्मानी के क़याम से रोकने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खारिज अज इम्कान नहीं है, और यह भी मुमकिन है कि यह जल्जला महज एक कुदरती आफत ही हो। लेकिन इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि यहूदी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मसनूई जल्जले पैदा कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली के जरिए सैलाब लाए जा रहे हैं और अपनी मुखालिफ कौमों को तबाह बर्बाद करने के दज्जाली मंसूबे भी बनाए जा चुके हैं। नाजरीन, तुर्की का जल्जला दज्जाली कुव्वतों की कारस्तानी है या कुदरती आफत? क्या तुर्की का जल्जला और पाकिस्तान में आने वाला सैलाब हार्प टेक्नोलॉजी से पैदा किए गए? और हार्प टेक्नोलॉजी आखिर क्या बला है और इसके क्या मकासद हैं? सनसनीखेज चौंका देने वाले इंकशाफात पर मबनी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दज्जाल के पैरोकार रोज़े अव्वल ही से इस्लाम की तरक्की की राह में रुकावटें पैदा करते आए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद से लेकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फ़तह बैतुल मक़दस तक यहूदी और दज्जाली कारस्तानियों की मुकम्मल तारीख नजर आती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की यलगार को रोकने के लिए भी दज्जाली ताकतों के हरबे किसी से ढके छुपे नहीं हैं। नाजरीन, उंदलस की इस्लामी रियासत हो या खिलाफत उस्मानिया तुर्की, यहूदियों की दज्जाली सोच हर मौका पर अहले हक का रास्ता रोकने के लिए काम करती रही है, और इस मकसद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी उलूम व फ़नून को गलत और गैर मुफीद तरीके से इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। चनाचे अब यह हकीकत भी आश्कार हो चुकी है कि यहूदी लोग जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मसनूई जल्जले पैदा कर रहे हैं, इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मसनूई सैलाब और समंदरी तूफान लाए जा रहे हैं और मसनूई मौसमियाती तब्दीलियां पैदा करके अपने मसीहा दज्जाल की आमद के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त तुर्की और शाम जल्जले की जिस तबाहकारी का शिकार हुए हैं, हालात पर गहरी नजर रखने वाले इसे भी यहूदियों की कारस्तानी और दज्जाली ताकतों की साजिश करार दे रहे हैं। मुमकिन है कि ये बात हकीकत के खिलाफ हो, लेकिन माजी में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खारिज अज इम्कान नहीं रहा कि जिसे मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल किया गया, और उसके मुज़र असरात से मुहक्किकीन आज भी आगाह हैं। इस टेक्नोलॉजी को हार्प टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नाजरीन, वीडियो के आगाज ही में हम हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि यह हार्प टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्ट्रो रूरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। ये एक तहकीकी मरकज़ है जिसे गोकोना यानी अलास्का में 1992 में खोला गया ताकि कुर्रा हवाई के हालात के मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकें, जबकि अमरीकी हुकूमत इसे शमसी दहियों और शमसी तूफ़ानों पर तहकीक का मरकज़ करार देती है। हार्प ताकतवर एंटीनाओं के एक निज़ाम पर मुश्तमिल है जो ज़मीन के आयनोस्फीयर में मर्जी की तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ये कम फ्रीक्वेंसी वाली 1.7 गीगावाट तवानाई की शुआएं ज़मीन के आयनोस्फीयर में मुंतकिल करते हैं, जो फिर गर्म होकर ऊपर उठता है, जिससे हवाओं के दबाव और रुख में तब्दीली आती है और मौसम तब्दील किए जा सकते हैं। दर हकीकत वो रेडियो ऑपरेटर्स जो हार्प के सिग्नल्स को चेक करते रहते हैं, उन्होंने समंदरी तूफानों कतरीना और रीता से पहले हार्प के सिग्नल्स में इजाफा नोट किया, लेकिन ये बात तस्दीक शुदा नहीं है कि हकीकतन हार्प इनके पीछे मुलव्वस है। नाजरीन, हार्प टेक्नोलॉजी की तबाहकारियों के हवाले से 1997 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस विलियम कोहन ने इन सरगर्मियों के मुतल्लिक खदशा जाहिर किया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं के इस्तेमाल से आबो हवा को तब्दील कर सकती हैं, जल्जले ला सकती हैं और आतिश फशानी का बायस भी बन सकती हैं।
اگرچہ ہزاروں ثبوت بیان کیے جائیں یا باتیں کی جائیں کہ ہارپ مصنوعی زلزلے نہیں لا سکتی، لیکن یو ایس سیکریٹری ڈیفنس کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ اسے ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہارپ کی وجہ سے جو مصنوعی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، ELF یا ایکسٹریم لو فریکوینسی آئنوسفیر کا گرم ہونا اور اوپر اٹھنا، اس کے نتیجے میں کم دباؤ کا علاقہ بننا، طوفان اور بارش کا ہونا، ELF غیر قیام پذیر چٹانوں کا بننا اور زیر زمین پانی کا ابلنا، انرجی کا خارج ہونا، زلزلہ آ جانا، ہارپ زمین کے مقناطیسی میدان کو بھی متاثر کر کے زلزلوں کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، مشہور سائنسدان ڈاکٹر روسیلی برٹل نے کہا ہے کہ امریکی عسکری سائنسدان موسم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں، یعنی طوفانوں کو بڑھانا، فضا میں پائے جانے والے آبی بخارات کو کسی علاقے کی فضا میں موڑ دینا اور مصنوعی بلاکنگ ایپیسوڈز پیدا کرنا۔ میک فلٹر مین نے، جو سابقہ فرانسیسی فوجی آفیسر ہے، اس نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس دونوں نے 1980 کے عشرے کے اوائل ہی میں اچانک موسمیاتی تبدیلیاں لانے کی ٹیکنالوجی معلوم کر لی تھی، جو کہ ELF یعنی کم فریکوینسی والی برقی مقناطیسی موجوں کے ذریعے لائی جاتی ہیں۔ فروری 1998 میں مسز باج برٹ، جو سویڈش خاتون ہیں اور رامن کی حامی ہیں، ان کی پیش کی گئی رپورٹ کے جواب میں خارجی معاملات کے لیے یورپی پارلیمنٹ کمیٹی نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں ہارپ کو کرۂ ارض کے لیے خطرہ قرار دیا گیا اور اس کے اخلاقی اور قانونی پہلوؤں کے معائنے کی سفارش کی گئی۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق پاکستان میں 2010 کے اندر آنے والا سیلاب بھی ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے لایا گیا تھا۔ اس کی تحقیقات کیا ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ زمین پر پانی کی کل مقدار 1500 ملین کیوبک کلومیٹر ہے اور اس پانی سے ایک سیکنڈ میں 180 ملین گیلن پانی بخارات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس سے کرۂ فضائی کے ہزاروں میل لمبے آبی بخارات کے دریا وجود میں آتے ہیں۔ ریجینالڈ نیول نے جیو فزیکل ریسرچ لیٹرز جرنل میں لکھا تھا، زیریں کرۂ ہوائی میں آبی بخارات کے 10 دریا موجود ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ان کا بہاؤ عظیم دریائے ایمیزن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دریا 420 سے 480 میل چوڑے اور 4800 میل لمبے ہیں۔ یہ زمین سے 1.9 میل کی بلندی پر ہیں اور ان میں فی سیکنڈ 165 ملین کلوگرام پانی ہوتا ہے۔ ان میں سے 5 شمالی نصف کرے اور 5 جنوبی کرے میں پائے جاتے ہیں۔ 1993 میں بعض لوگوں کے مطابق ہارپ اور جیون ٹاورز کے درمیان ذریعے ان بخارات کے بہاؤ کو مڈ ویسٹ کی فضا میں روک دیا گیا، جس سے 40 دن اور 40 راتیں بارشیں ہوئیں۔ اس سے دریائے میسوری اور دریائے میسیسیپی میں سیلاب آ گیا، جس سے 12 سے 15 بلین ڈالر کا زرعی نقصان ہوا۔ ایک روسی سائنسدان کے مطابق پاکستان کا 2010 کا سیلاب بھی ایسے ہی لایا گیا، جس میں 20 ملین لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ یقین رکھنے والے لوگوں کے مطابق پاکستان کے محکمہ موسمیات، امریکی، برطانوی یا کسی بھی ادارے نے اس سیلاب کی پیشین گوئی نہیں کی تھی۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 100 سالوں میں سے کسی ایک سال میں بھی سیلاب نہیں آیا تھا۔ علاقے کے درجہ حرارت کا ریکارڈ گلیشیروں کے پگھلنے کی تصدیق نہیں کرتا، جیسا کہ میڈیا پر کہا جاتا رہا ہے۔ اس سیلاب کی پورے کرۂ ارض سے کہیں سے بھی کوئی وارننگ نہیں دی تھی، آخر کیوں؟ ناظرین، اگست 2010 کے روزنامہ امت کے مطابق روس کے سائنسدان اور اسٹریٹجیکل کلچرل فاؤنڈیشن کے نائب سربراہ آندرے نے بھی ہارپ ٹیکنالوجی کو پاکستان کے سیلاب کی ذمہ دار قرار دیا، جس سے بارش کا قدرتی مقام اور ڈیڈ لائن تبدیل کر کے اسے نام نہاد موسمی تبدیلی کا نام دیا گیا۔ یہ سب ماحولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے اور خود امریکی ماہرین اور سیاستدان بھی اس حوالے سے خبردار کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، اور اب ہم بات کرتے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے برپا کیے جانے والے ہولناک زلزلوں کی۔
नाजरीन, बाज ज़राए के मुताबिक चीन, जापान और हैटी के ज़लज़ले में हार्प मुलव्वस है। रूसी शमाली बहरी बेड़े की एक गैर मुसद्दिका खबर के मुताबिक हैटी का ज़लज़ला अमरीकी नेवी के ज़लज़ला लाने वाले हथियारों की वजह से आया, जो कि ईरान की बजाय गलत सिमत में हैटी की तरफ चला गया। बाज़ ज़राए के मुताबिक चीन के 2008 के ज़लज़ले, हैटी के 2010 के ज़लज़ले और 2004 के सोनामी और 2005 के कतरीना के दौरान हार्प सिग्नल ऑन थे। उनका कहना है कि हैटी के ज़लज़ले से 5 घंटे पहले तक हार्प के सिग्नल 8 से 12 घंटे ऑन रहे। हैटी और चीन के ज़लज़ले से पहले आसमान पर बादलों के रंग बदलते हुए देखे गए। बाज़ माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ये कुदरती ज़लज़लों में भी होता है और ये ज़लज़ले से पहले ज़मीन की चट्टानों के पसीने और शुआओं के इखराज से होते हैं। इस सवाल के जवाब में हार्प के मुखालिफिन कहते हैं कि अगर हार्प ज़लज़ले नहीं ला रही तो कम अज़ कम उसके साइंसदान इन ज़लज़लों से पहले वाक़या होने वाली कम फ्रीक्वेंसी तब्दीलियों को लाजमी जानते हैं, क्योंकि ये बरकी मकनातीसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा में जाहिर हो जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि निकोला टेस्ला वो साइंसदान जिसने पहले मसनूई ज़लज़ले का तजर्बा किया था, जो आज से 100 साल पहले मसनूई ज़लज़ले की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ था और जिसकी तहकीक की बुनियाद पर हार्प बनाई गई है, क्या वो हार्प मसनूई ज़लज़ले की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं हो सकती? नाजरीन, एक और चीनी साइंसदान का कहना है कि ज़लज़ले से पहले बादलों का मौजूद होना एक कुदरती अमर है और इन बादलों की बुनियाद पर ज़लज़ले की पेशीन गोई की जा सकती है। इसके मुताबिक ज़लज़ले से पहले चट्टानों में मौजूद पानी खारिज होकर बादलों का बायस बनता है और उन बादलों के रंग सूरज की रोशनी से बनते हैं। इन बादलों की खास शक्ल होती है, ये अदसे या किसी और खास शक्ल के हो सकते हैं। इन बादलों की सैटेलाइट के जरिए तस्वीर हासिल करके ज़लज़ले की पेशीन गोई की जा सकती है, जबकि दीगर माहिरीन के मुताबिक ये बादल लाजमी तौर पर ज़लज़ले से ताल्लुक नहीं रखते और तमाम ज़लज़लों से पहले ये बादल नज़र नहीं आते। उनके मुताबिक कई ज़लज़लों से पहले अमरीकी अदारे नासा ने भी आयनोस्फीयर में खलल मालूम किए, जिसके नीचे वाले इलाकों में फिर ज़लज़ला आया। वो कहते हैं कि हार्प भी आयनोस्फीयर को मुतासर करने की सलाहियत रखती है। मुमकिन है कि नासा ने ज़लज़ले से पहले वो खलल मालूम किए हों जो हार्प ने पैदा किए हों। ज़लज़ले से पहले वाक़या होने वाले आयनोस्फीयर की इन तब्दीलियों के मुताबिक मनोर फ्रेयंड ने भी BBC न्यूज़ को बताया, जो कि कैलिफोर्निया में नासा के तहकीकी मरकज़ में एरोस्पेस का डायरेक्टर है। उसके मुताबिक ताइवान में आने वाले 5 या 5 से ज़्यादा की शिद्दत के 100 ज़लज़लों पर कई अशरों की तहकीक के बाद ये सामने आया कि ज़लज़ले से पहले आयनोस्फीयर में खलल वाक़या होते हैं। ऐसे ही खलल 12 मई 2008 को चीन में आने वाले ज़लज़ले से पहले मालूम किए गए। ज़लज़ले की पेशीन गोई ज़लज़ले के मरकज़ से खारिज होने वाली इंफ्रारेड यानी IR शुआओं और मकनातीसी डाटा में आने वाली तब्दीलियों से भी की जा सकती है। नाज़रीन, मुख्तलिफ मौक़े पर रूसी साइंसदान भी हार्प के इस किस्म के ममनुआ इस्तेमालात के मुतालिक खबरदार करते रहे हैं। बाज़ लोगों के मुताबिक इस किस्म की आफतें लाने का मकसद नापसंदीदा मुल्कों की आबादी को कम करना है। माहिरीन के मुताबिक हैटी का 7 की शिद्दत से आने वाला ज़लज़ला इस इलाके में गुज़श्ता 200 सालों में आने वाले ज़लज़लों से भी ज़्यादा ताकतवर था। नाजरीन, सोर्चा फाल अपनी एक रिपोर्ट में लिखती हैं, 1970 के अशरे के अवाखिर ही में अमेरिका अपने ज़लज़ले के हथियारों यानी अर्थक्वेक वेपन्स में बहुत तरक्की कर चुका था, जिनमें ज़लज़ले लाने के लिए बरकी मकनातीसी शुआओं, टेस्ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लाज्मा और रसायनिक टेक्नोलॉजी और शॉक वेव्स बमों का इस्तेमाल शामिल था। रूसियों ने हैटी के ज़लज़ले के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये इसी टेस्ला टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लाया गया, जिससे 17 जनवरी 1995 का जापान के शहर कूब का 6.4 की शिद्दत का ज़लज़ला लाया गया और जिसकी ओम शिंज़ुकी ने 9 दिन पहले ही तंबीह कर दी थी।
8 जनवरी 1995 को शोको सहारा ने रेडियो पर ऐलान किया कि 1995 में जापान पर ज़लज़ले से हमला किया जाएगा, जिसका मुमकिन हदफ कोब का शहर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के साबका वजीर हैदियो मराई ने भी कोब के ज़लज़ला के मुतालिक सवालात के जवाब में कहा था कि इस बात का काफ़ी इम्कान है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के इस्तेमाल से ज़लज़ला लाया जा सकता है। नाजरीन, रूसी, चीनी और जापानी साइंसदानों की तहकीकात के मुताबिक नापसंदीदा कौमों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने या सफाई हस्ती से मिटाने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करके दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा करने की कोशिशें हो रही हैं। अगर साइंसदानों के इन बयानात को मबनी बर हकीकत मान लिया जाए तो तुर्की और शाम को निशाना बनाने की दज्जाली साजिश भी समझ आ जाएगी और ये कहना गलत नहीं होगा कि हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए तुर्की के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिशें की गई हैं और होलनाक ज़लज़ले के जरिए खिलाफत उस्मानी की बहाली के ख्वाब को चिकनाचूर करने की कोशिश हो रही है। अगरचे दूसरी तरफ राय ये भी है कि ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं कि ये ज़लज़ला महज एक कुदरती आफत है, इसका दज्जाली ताकतों के साइंसी हरबों से कोई ताल्लुक नहीं। वॉइस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।